हाय स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू देव डिजिटल क्लासेस। आज हम लोग क्लास 9 का साइंस से मॉडल पेपर जो जे बोर्ड की तरफ से अपलोड किया गया है उसका सेट 1 को सॉल्व करेंगे और साथ ही साथ कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन को भी हम डिस्कस करेंगे जो कि आपका एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। बस केवल ध्यान से सुनना है आप लोगों को। देखिए, साइंस का सेट 1 को सॉल्व करेंगे। ये टर्म 1 के लिए है, टर्म 1 एग्जाम यानी फुल्ली एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन है इसमें। लेकिन साइंस में और भी कुछ एक्स्ट्रा बताएंगे जो कि आपका एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो बस ध्यान से समझना है। देखिए अभी अगर हम बात करेंगे सेट 1 का, तो देखिए इसमें कहता है पहला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सदिश नहीं है। निम्न में से कौन सदिश नहीं है मतलब कि विच इज नॉट ए, कहता है कि वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी कहता है इसमें कि कौन सदिश नहीं है। ऑप्शन दे रखा है डिस्प्लेसमेंट, क्या दे रखा है डिस्प्लेसमेंट, फिर दिया हुआ है एक्सेलरेशन, क्या दिया हुआ है एक्सेलरेशन, फिर है वेलोसिटी, ठीक है। उसके बाद फिर क्या है डिस्टेंस। इसको थोड़ा शॉर्ट में लिख रहे हैं, अभी हमें बहुत सारा क्वेश्चन को सॉल्व करना है, थोड़ा ध्यान समझना है। क्या कहता है कि कौन सा इसमें वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, तो देखिए इसका आंसर क्या होगा, डिस्टेंस होगा, है ना। डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन और जो वेलोसिटी है वो क्या है हमारा वेक्टर क्वांटिटी है। ये तो क्लियर है। वेक्टर क्वांटिटी किसको कहते हैं, तो जिस क्वांटिटी का अपना मैग्नीट्यूड, जिस क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों हो उसको क्या कहते हैं वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। और हम बात करते हैं स्केलर क्वांटिटी का, तो जिसमें केवल मैग्नीट्यूड होता है डायरेक्शन नहीं होता उसको क्या कहते हैं स्केलर क्वांटिटी। जैसे कि अगर हम बात करेंगे डिस्टेंस, तो डिस्टेंस क्या है हमारा स्केलर क्वांटिटी है, इसमें केवल मैग्नीट्यूड है डायरेक्शन नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। अच्छा ठीक है, यहीं से अगर हम बात करते हैं ये क्या है हमारा एक्सेलरेशन है, ठीक है। चलिए और भी देखते हैं एक्स्ट्रा कुछ। एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन का SI यूनिट क्या होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, याद रख लेना है, ठीक है। लेकिन अगर एक्सेलरेशन हमारा माइनस में आता, अगर एक्सेलरेशन जो है नेगेटिव में आता, तब उसको क्या कहते हैं दैट इज कॉल्ड रिटार्डेशन, ठीक है। यानी कि नेगेटिव एक्सेलरेशन को क्या कहते हैं रिटार्डेशन। अगर एक्सेलरेशन हमारा माइनस में आ गया, जैसे एग्जांपल का बात करते हैं, एग्जांपल का 2 मीटर पर सेकंड माइनस 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। देखिए यहाँ एक्सेलरेशन क्या है माइनस में है, तो अगर नेगेटिव में एक्सेलरेशन है तब इसको हम लोग कहते हैं रिटार्डेशन, ठीक है। और सुनिएगा रिटार्डेशन कब होता है, जब वेलोसिटी डिक्रीज करता है तब क्या होता है रिटार्डेशन होता है, ठीक है। रिटार्डेशन भी समझ में आ गया होगा। ये क्या है डिस्प्लेसमेंट है। डिस्प्लेसमेंट का मतलब है कि दो पॉइंट का बीच का जो मिनिमम डिस्टेंस है, जो दो पॉइंट का बीच का जो मिनिमम लेंथ है, इसी को क्या कहते हैं डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, ठीक है। एक्सेलरेशन समझ गए होंगे। एक्सेलरेशन का क्या मतलब हुआ, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन, ठीक है। यानी कि एक्सेलरेशन का फॉर्मूला जानना है तो इक्वल टू क्या होता है v माइनस यू बाई टी, ठीक है। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट का मतलब टाइम और चेंज ऑफ वेलोसिटी यानी v माइनस यू, जहां पर v मेरा फाइनल वेलोसिटी है, u क्या है इनिशियल वेलोसिटी है। चलिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है, देखिए सेम क्वेश्चन अभी हमने तुरंत बताया, क्या बताया, वेग परिवर्तन की दर को कहते हैं, क्या कहते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। यानी दूसरा नंबर का क्वेश्चन में दूसरा नंबर जो क्वेश्चन है उसका आंसर क्या होगा एक्सेलरेशन होगा। बात समझ में आ गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 3, चाल और वेग का मात्रक होता है, चाल और वेग का मात्रक। देखिए तो क्या होगा इसका आंसर मीटर पर सेकेंड, ठीक है। देखिए क्वेश्चन क्या है, स्पीड दे रखा है, क्या दे रखा है स्पीड दे रखा है और वेलोसिटी दे रखा है ना। तो इन दोनों का यूनिट क्या होता है मीटर पर सेकेंड। देखिए मीटर पर सेकेंड, स्पीड का मतलब डिस्टेंस बाय टाइम, वेलोसिटी का मतलब डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, है ना। तो चाहे डिस्टेंस हो चाहे डिस्प्लेसमेंट हो उसका यूनिट मीटर होता है और दोनों के साथ टाइम है तो मीटर पर सेकेंड। बात समझ में आ गया होगा। चलिए ठीक है, उसके बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहता है, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 कहता है ओडोमीटर मेजर। बहुत ही आसान सवाल है। किसी भी व्हीकल का जो ओडोमीटर है वो क्या मेजर करता है, किसी भी जिसमें ओडोमीटर लगा हो तो वो डिस्टेंस को मेजर करता है। अगर स्पीडोमीटर लगा रहता तो क्या मेजर करता, वो स्पीड को मेजर करता है। चलिए उसके बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए इसमें कहता है कि जो यहाँ पर दिया हुआ है 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। इसको हमको क्या चीज में बदलना है, इसे हमें बदलना है किलोमीटर पर आवर में, ठीक है।
देखिए ये क्या दिया हुआ है 20 मीटर पर सेकेंड। देखिए मीटर पर सेकेंड, तो चाहे वो स्पीड होगा या फिर वेलोसिटी होगा, ये केवल दिया है कि 20 मीटर पर सेकेंड है, 20 मीटर पर सेकेंड, इसको किलोमीटर पर आवर बदलना है। ठीक है, तो क्या होगा, एकदम बहुत ही आसान सवाल है। जब भी मीटर पर सेकेंड से किलोमीटर पर आवर में बदलना हो तो हम क्या करेंगे, इसको देखिए छोटा से बड़ा करना है। तो जब भी छोटा से बड़ा करना रहता है तब 18/5 से मल्टीप्लाई करते हैं। ध्यान दीजिए, यहाँ पर समझिएगा, मीटर पर सेकेंड से अगर किलोमीटर पर आवर में बदलना हो, छोटा से बड़ा करना हो, तो 18/5 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, ये समझ में आ रहा है। उसके बाद अगर किलोमीटर पर आवर हो और इससे हमको मीटर पर सेकेंड में बदलना, मतलब बड़ा से छोटा करना हो, तब क्या करेंगे, 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो चलिए क्या हो गया, 5 4 जा 20, यानी 18 4 जा कितना हो जाएगा 72 किलोमीटर पर आवर। देखिए इसमें आंसर दिया हुआ है 5 का ऑप्शन बी 72 है, 72 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, चलिए अब उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में एक न्यूमेरिकल दिया हुआ है ना, तो अब इसको सॉल्व करेंगे। देखिए सबसे पहले इसको इरेज कर लेते हैं। चलिए यहाँ तक हो गया होगा, तो आप लोग जो भी इसमें इंपॉर्टेंट लगता है आप उसको नोट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए थोड़ा सा सुनिएगा। लेकिन देखिए फोर्स है, बल, फोर्स का ऐसा यूनिट क्या होता है बताइए, फोर्स का ऐसा यूनिट न्यूटन। क्या होता है, न्यूटन। अगर हम सीजीएस का बात करेंगे, क्या चीज का बात करेंगे, सीजीएस का बात करेंगे, तो फोर्स का सीजीएस यूनिट क्या होता है, डाइन होता है। क्या होता है, डाइन होता है। ठीक है, ठीक उसी तरह से अगर वर्ग का बात करेंगे तो वर्ग का ऐसा यूनिट क्या होता है, वर्ग का ऐसा यूनिट जूल होता है। लेकिन अगर हम बात करेंगे सीजीएस यूनिट क्या होता है, तो सीजीएस यूनिट होता है अर्ग। क्या होता है, अर्ग होता है। ठीक है, अच्छा एनर्जी का ऐसा यूनिट क्या होता है, तो एनर्जी का भी क्या होता है, जूल होता है। लेकिन अगर कॉमर्शियल यूनिट पूछेगा, कॉमर्शियल यूनिट, तब क्या बोलिएगा, किलोवाट पर आवर। किसका, एनर्जी का कॉमर्शियल यूनिट किलोवाट आवर। ठीक है ना, बात समझ रहे। और यही ध्यान दीजिए कि जो किलोवाट आवर है ये हमें इसी को कहते हैं 1 यूनिट। हमेशा 1 किलोवाट आवर 1 यूनिट के बराबर होता है। और जो 1 यूनिट है, मतलब 1 यूनिट में कितना एनर्जी होता है, 3.6 × 10⁻⁶ जूल। यानी कि ऐसे कह सकते हैं कि 1 किलोवाट आवर में कितना जूल एनर्जी होता है, तो देख लीजिए 3.6 × 10⁻⁶ जूल है। या फिर अगर 1 किलोवाट आवर में बोले या फिर 1 यूनिट में बोले। समझ में आ गया होगा। चलिए इसको नोट डाउन कीजिए, उसके बाद हम लोग आगे देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहता है, एक कार की चाल 15 मीटर की दूरी तय करने में, दूरी कितना है, 15 मीटर। देखिए दूरी को ऐसे लिखते हैं 15 मीटर। क्लियर है। इस दूरी को तय करने में उसका स्पीड क्या होता है, बढ़ रहा है। शुरू में उसका स्पीड कितना है, 18 किलोमीटर पर आवर, यानी इनिशियल वेलोसिटी 18 किलोमीटर पर आवर। फाइनल 36 दिया हुआ है, 36 किलोमीटर पर आवर। इसको सबसे पहले मीटर पर सेकेंड में बदलेंगे। क्यों बदलेंगे, क्योंकि यहाँ पर भी देखिए डिस्टेंस कितना दिया हुआ है, 15 मीटर है ना। तो इसको क्या अभी हमने बताया था, 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो गया, 5 मीटर पर सेकेंड। फिर ये क्या हो जाएगा, 36 × 5/18, 2 बार में कटेगा है ना, तो क्या हो गया 5 2 जा 10 मीटर पर सेकेंड। सवाल आता है 15/18 से क्यों मल्टीप्लाई करते हैं, पता है ना। चलिए फिर भी एक बार देख लेते हैं फटाफट। देखिए क्या है, 18 है, 1 किलोमीटर है, 1 किलोमीटर में कितना मीटर, 1000 मीटर। कितना मल्टीप्लाई करेंगे, 1000 से करेंगे। फिर पर आवर मतलब कि 1 घंटा है, 1 घंटा में कितना सेकेंड, 3600 सेकेंड है। ये कट गया, 5 दूने 10, 18 दूने 36, 18 × 5/18। यहाँ पर ध्यान दीजिए, कुछ भी हो सकता है, यहाँ पर ध्यान दीजिए 5/18। समझ में आया ना। चलिए अब देखिए इनिशियल दिया हुआ वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, और यहाँ पर क्या दिया हुआ है, डिस्टेंस कितना कवर किया है, 15 मीटर का। बात समझ में आ रहा है। चलिए अब क्या करेंगे, तो कैसे निकालेंगे, एक्सेलरेशन निकालना है। इसमें एक्सेलरेशन निकालना है, तो एक्सेलरेशन निकालने के लिए क्या होता है, v - u/t। यहाँ तो टाइम नहीं दिया हुआ है, तो गति का तीसरा समीकरण क्या कहता है, v² = u² + 2as। इसमें पुट कीजिए, v मेरा कितना है 10, तो 10 का स्क्वायर, u कितना है 5 का स्क्वायर + 2, a नहीं पता, डिस्टेंस कितना है 15 है। क्लियर है। 5 5 जा 25, ये 100 हो गया, प्लस ये क्या 30a, 100 - 25 and 25, ये हो गया 30a। कितना हो गया, ये कितना होगा 75 होगा है ना। अब देखिए इधर कितना बचेगा 30a है ना,
तब क्या करेंगे 75 30 इंटू में तो डिवाइड में होगा, इधर एक्सेलरेशन, यानी कि इसको काटेंगे तो कितना बार में कटेगा, अगर इसको काटेंगे 75 को 3 से तो 25 या 75 है ना। लेकिन अभी क्या है, एक नीचे जीरो बचा हुआ है, तो एक जीरो बचा हुआ है तो पॉइंट दे दीजिए, यानी 2.5, यानी क्या निकलेगा, एक्सेलरेशन निकलेगा 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मीटर पर सेकेंड क्या हो गया, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, यानी एक्सेलरेशन का यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये समझ में आ गया है। देखिए इस तरह से इसका आंसर क्या होगा, 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 7, बल का ऐसा यूनिट क्या होता है, तभी हमने बताया था। अब यहाँ पर देखिए ऐसे करके दिया है, मीटर पर सेकेंड, केजी मीटर पर सेकेंड, न्यूटन क्या होगा, न्यूटन होगा, ठीक है। अगला, एक न्यूटन किसके बराबर होगा, हाँ इस पर ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है कि एक न्यूटन किसके बराबर होगा, यहाँ ऑप्शन दिया हुआ है 1 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ऑप्शन बी में है 1 kg, फिर है सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, फिर ऑप्शन सी में दिया है 1 ग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और उसके बाद फिर डी में दिया है 1 kg मीटर पर सेकेंड, ठीक है। चलिए क्या हो सकता है इसका, क्या हो सकता है, देखिए एक न्यूटन किसके बराबर होगा, बहुत ही सिंपल है। अच्छा फिर से बताइए, F इक्वल टू एक न्यूटन या फोर्स 1 न्यूटन, तो फोर्स निकालने फार्मूला क्या होता है, M इंटू ए, एक लाना है, क्या लाना है, एक, तो ये भी जरूर 1 kg होगा, ये मास है 1 kg, एक्सेलरेशन भी क्या होगा 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ध्यान से समझिए, 1 न्यूटन लाना है, फोर्स इक्वल टू M इंटू ए, 1 न्यूटन लाना है, फोर्स इक्वल टू M इंटू ए, मास भी 1 kg, एक्सेलरेशन भी 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, यानी 1 इंटू 1 होगा, यानी kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देखिए kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, खोजिए कहाँ है, kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्लियर है। इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए। समझ में आया कि नहीं, फोर्स का ये फार्मूला है F इक्वल टू M इंटू ए, ये फार्मूला होता है, क्लियर है। चलिए उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 9 थोड़ा सा लिखना होगा, और ये सवाल जो है इनर्शिया वाला है, मतलब मास और इनर्शिया के बीच में कुछ तो रिलेशन है, तभी ये क्वेश्चन दिया है। क्वेश्चन है कि 3 ऑब्जेक्ट है, 3 पिंड है ABC, एक का मास है 5 kg, एक का मास है 2 kg, एक का मास है 10 kg, ठीक है। तो कहता है कि किसमें इनर्शिया सबसे कम होगा, तो जिसका इनर्शिया देखिए ABC कहाँ बताए, यहाँ बताते हैं, A है, B है, C है। A का मास है 5 kg और B का मास है 2 kg और C का मास है 10 kg, क्लियर है। तो कहता है इसमें से किसमें इनर्शिया जो है सबसे कम होगा, तो जिसका मास कम उसका इनर्शिया भी कम। इसका आंसर क्या होगा कि जो ऑब्जेक्ट बी है उसका मास कम है, इसमें इनर्शिया भी क्या होगा, कम होगा। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। देखिए यहाँ लिखा है बी का, क्या ए का या बी का या ऑप्शन सी का, यानी कोई नहीं, तो क्या होगा बी का। बी में इनर्शिया क्या होगा, सबसे कम होगा, क्योंकि इसका मास भी क्या है, सबसे कम है। याद रखना है मास इज द मेजर ऑफ इनर्शिया, द्रव्यमान जड़त्व की माप होती है, ठीक है। जितना ज्यादा द्रव्यमान जड़त्व भी उतना ज्यादा होगा, ठीक है। चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन में कहता है कि 1 kg द्रव्यमान पर मास है 1 kg पर 1 न्यूटन का बल लगने पर फोर्स है 1 न्यूटन, तब उसमें कितना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। तो एकदम सिंपल, देखिए इसी फॉर्मूला में लगाइए। कितना नंबर का क्वेश्चन नंबर 10 कहता है मास है 1 kg यहाँ पर इसी में बैठेगा ही 1 kg। एक्सेलरेशन कितना, एक्सेलरेशन देखिए, एक्सेलरेशन निकालना है, छोड़ दीजिए। फोर्स कितना, फोर्स दिया हुआ है 1 न्यूटन, ठीक है, जो भी है। चलिए यहाँ पर 1 रहने दीजिए, यहाँ पर 1, ठीक है, बात समझ में आ रहा है। तो 1 इसको उठा के इधर ले आएंगे, यानी क्या हो गया एक्सेलरेशन निकलेगा 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या नहीं समझ में आया क्या, फिर से हमें क्या निकालना, F इक्वल टू क्या होता है M इंटू ए, एक्सेलरेशन निकालना है, तो क्या हो जाएगा M इंटू में, इधर आएगा डिवाइड में, या समझ में आ रहा है, यानी एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या होगा F बाई M, ठीक है। अभी दिया हुआ है फोर्स 1 न्यूटन, यहाँ पर क्या रखेंगे 1, और मास कितना 1 kg, तो 1 बाई 1 ही ना आएगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहाँ न्यूटन लिखने का जरूरत नहीं है, यहाँ kg लिखने का जरूरत नहीं, क्योंकि एक्सेलरेशन निकालना है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देखिए ऑप्शन में दिया हुआ है, चलिए इसका आंसर होगा 10 का ऑप्शन डी, 1 मीटर क्या है 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 11 ध्यान से सुनिए, कहता है
न्यूटन के गति के पहले नियम से मिलता है। न्यूटन के गति के पहले नियम से क्या मिलता है? न्यूटन का गति का पहला नियम क्या होता है, आप पहले ये बताइए। न्यूटन का गति का पहला नियम ये कहता है कि कोई भी वस्तु अगर रेस्ट पोजीशन पे है, स्थिर है तो स्थिर ही रहना चाहेगी, अगर मोशन में है तो मोशन में ही रहना चाहेगी, जब तक कि कोई एक्सटर्नल फोर्स इस पर ना लगे। ठीक है, तो ये किस चीज को दिखाती है? न्यूटन का गति का पहला नियम जो है ये ऑप्शन ए, बल मापने का सूत्र, जड़त्व की परिभाषा, चाल मापने का सूत्र, त्वरण की परिभाषा, इसका आंसर होगा जड़त्व को बताता है, जड़त्व को परिभाषित करता है। ठीक है, ऑप्शन बी इनर्शिया। क्वेश्चन नंबर 12, न्यूटन के गति के कौन से नियम से, क्वेश्चन नंबर 12, न्यूटन के गति के कौन से नियम से बल मापने का सूत्र देता है? न्यूटन के गति का कौन सा नियम से बल मापने का सूत्र देता है? फोर्स, है ना, फोर्स। तो क्या होगा? दूसरा नियम। दूसरा नियम क्या कहता है कि संवेग में परिवर्तन की दर उस पर आरोपित बल के समानुपाती होता है ना, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स। देखिए थोड़ा सा इरेज कर देते हैं न्यूटन का गति का दूसरा नियम। पूरा इरेज हो गया। अभी देखिए कहता है क्वेश्चन नंबर 12, न्यूटन का गति का दूसरा नियम क्या देता है? तो दूसरा नियम के अनुसार क्या होता है? एफ प्रोपोर्शनल क्या, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, ये हो गया फाइनल मोमेंटम, ये हो गया इनिशियल मोमेंटम बाय टाइम, यानी फोर्स को देता है। क्या चीज को देता है? फोर्स को देता है। ठीक है, अच्छा ये क्या है? ध्यान दीजिए, ये क्या है? मोमेंटम है। मोमेंटम को p से इंडिकेट करते हैं। मोमेंटम निकालने का फॉर्मूला आता है m × v, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी इक्वल मोमेंटम। मोमेंटम का ऐसा यूनिट होता है kg मीटर पर सेकंड। क्यों? फॉर्मूला से ही पता चल रहा है। ये हो गया kg, वेलोसिटी मीटर पर सेकंड। यहां से ये भी याद रखना है, मोमेंटम का यूनिट क्या होता है? kg मीटर पर सेकंड। और इसका ये कौन सा क्वांटिटी है? तो ये वेक्टर क्वांटिटी है। मोमेंटम कैसा क्वांटिटी है? मोमेंटम जो है, मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी क्या है? वेक्टर क्वांटिटी। समझ में आ रहा है? अभी बहुत सारा क्वेश्चन है इसलिए थोड़ा सा तेजी से खींचेंगे इसको। चलिए उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 13। देखिए बहुत ही आसान सवाल है। क्वेश्चन नंबर 13 में जी का वैल्यू पूछा है। जी का मान क्या होता है? तो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर है? देखिए जी क्या है? यह है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इसका मतलब क्या होता है? जब कोई ऑब्जेक्ट फ्री फॉल का कंडीशन में रहता है, जब कोई ऑब्जेक्ट मुक्त पतन में स्वतंत्र, देखिए स्वतंत्र रूप से जब गिरता है ना, तब उसका वेलोसिटी धीरे धीरे क्या होता है? बताइए, इंक्रीज करता है। तो चेंजिंग हुआ वेलोसिटी में तो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ। तो यहाँ पर जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है इसी को हम लोग क्या कहते हैं? जी कहते हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और यहाँ पर जो एक्सेलरेशन है वो हमेशा कांस्टेंट रहता है, यानी 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्यों? क्योंकि जो वेलोसिटी इंक्रीज तो करता है लेकिन यूनिफॉर्मली इंक्रीज करता है, समान रूप से बढ़ता है, समान मात्रा में आगे की ओर बढ़ता है। ठीक है, क्या? वेलोसिटी। इसीलिए तो हमेशा याद रखना है कि यूनिफॉर्म मतलब कि एक इक्वल मैग्नीट्यूड से अगर कोई वेलोसिटी इंक्रीज करता हो तब एक्सेलरेशन हमेशा कांस्टेंट होता है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 14 में कहता है कि 60 kg किसी व्यक्ति का मास है, यानी मास दिया है 60 kg। ठीक है, और इसमें जी का वैल्यू दे दिया है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो हमें बताना है कि इस व्यक्ति का चंद्रमा पर भार कितना होगा, वेट निकालना है। इस व्यक्ति का जो वेट होगा मून में कितना होगा ये निकालना है। तो अब हम मून में तो जाके नहीं इसको मेजर करेंगे इसका वेट को। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अर्थ में इसका मास कितना होगा, वेट निकालना है अर्थ में। तो क्या होता है, वेट इक्वल टू क्या होता है? m × g। वेट कैसा क्वांटिटी है? फिर से सुनिए, वेट कैसा क्वांटिटी है? वेट वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, कैसा क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, और वेट का फॉर्मूला क्या होता है? m × g। यहाँ पर मास कितना है? 60 है। और ये जो g है किसका वैल्यू है? अर्थ में g का वैल्यू है कितना है? 10 लेना है। हालांकि होता है 9.8। न्यूमेरिकल को थोड़ा आसान करने के लिए इसको 10 लिख दिया है। ये लगभग 10 के इक्वल है, चलेगा। ठीक है, कितना हो गया? 600 क्या हो गया? 600, है ना। ये न्यूटन। वेट का ऐसा यूनिट क्या होता है? व्हाट इज द ऐसा यूनिट ऑफ वेट? वेट का ऐसा यूनिट होता है न्यूटन। देखिए अर्थ में उस ऑब्जेक्ट का वेट निकला इतना, तो मून में कितना होगा? तो आप लोग को पता है कि मून में किसी भी ऑब्जेक्ट का वेट अर्थ में जितना भी होगा, उसका 1/6 होता है। इनटू क्या हो जाएगा? 600, यानी कितना यानी कि
100 न्यूटन। मूल में होगा उस ऑब्जेक्ट का मास 100 न्यूटन है क्या? देखिए हाँ, इसका ऑप्शन सी में दिया हुआ है 100 न्यूटन। बात समझ में आया? चलिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 चलिए क्या कहता है, शरबत बनाते समय पानी में चीनी मिलाने पर चीनी पानी में मिल जाता है, यह पदार्थ के कणों के किस गुण को दर्शाता है? तो इसका आंसर होगा पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है, ऑप्शन ए। देखिए जो चीनी है वो पानी में घुला, यानी पानी का जो पार्टिकल है या पार्टिकल के बीच में क्या होता है, स्पेस होता है, जिसके कारण वो चीनी क्या होता है, घुल गया। ठीक है, तो जो ये दिखाता है कि पार्टिकल मैटर के पार्टिकल के बीच में क्या होता है, स्पेस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्नलिखित में से कौन पदार्थ का उदाहरण है, कौन मैटर है? तो देखिए सबसे पहले ये बताएं मैटर किसको कहते हैं। तो मैटर का मतलब होता है जो कुछ स्थान घेरे और जिसका अपना कुछ मास हो, द्रव्यमान हो। ठीक है, चलिए मास से एक बात याद आए, मास कौन सा यूनिट है, स्केलर क्वांटिटी है। द्रव्यमान कैसा राशि है, सदिश राशि है। ठीक है, चलिए देखिए कहता है कि कौन पदार्थ का उदाहरण है, विचार, शीत, शीतल पेय, स्नेह। शीतल पेय होगा इसका आंसर। शीतल पेय का मतलब कोल्ड ड्रिंक। कोल्ड ड्रिंक क्या, लिक्विड, ये क्या मैटर है। चलिए अगला है, दो विभिन्न पदार्थों के कणों का स्वतः मिलना कहलाता है। दो अलग अलग पदार्थ है, अगर खुद से वो मिल जा रहा है उसको क्या कहेंगे, ऑप्शन है विसरण, जिसको कहते हैं डिफ्यूजन। ठीक है, चलिए उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 18, किसी तत्व की द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन को क्या कहते हैं? किसी तत्व का द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन को क्या कहते हैं? इसका आंसर होगा घनत्व। क्या होगा, घनत्व। कहता है द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन यानी कि मास पर यूनिट वॉल्यूम इज इक्वल डेंसिटी। ठीक है, डेंसिटी को रो से इंडिकेट करते हैं। क्या कह रहा है, मास पर यूनिट वॉल्यूम। बात समझ में आ रहा है, इज इक्वल डेंसिटी, इसको घनत्व कहते हैं, ऑप्शन ए है ना। चलिए डेंसिटी का ऐसा यूनिट क्या होगा, याद रखिएगा केजी पर मीटर क्यूब। देखिए मास है केजी, वॉल्यूम है मीटर क्यूब। अगर यही हमारा रहता केजी ग्राम में, तब यहाँ पर मीटर के बदले क्या लिखते, सेंटीमीटर क्यूब। ये हो गया ऐसा यूनिट, ये हो गया सीजीएस यूनिट। ठीक है, चलिए उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, ध्यान से सुनिएगा। 2 ग्राम हाइड्रोजन है, 16 ग्राम ऑक्सीजन है, मिल करके 18 ग्राम जल का निर्माण करता है। यह किस नियम को प्रदर्शित करता है? देखिए 2 ग्राम हाइड्रोजन है, 2 ग्राम हाइड्रोजन है और 16 ग्राम क्या है, ऑक्सीजन है। दोनों मिला तो बनाया H2O। ठीक है, H2O कितना बनाया, यहाँ गिवन है, दिया हुआ है 18 ग्राम। तो देखिए 16 2 18, यानी कि अगर हम बात करेंगे रिएक्टेंट का जितना मास है उतना ही प्रोडक्ट का मास है। इसका मतलब द्रव्यमान ना घटा ना बढ़ा। इसका आंसर होगा द्रव्यमान संरक्षण का नियम। ये समझ में आ गया। चलिए उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए अगर बात करते हैं H2O, ये हो गया जल, वाटर। अगर ये रहता H2O2, तब इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं हाइड्रोजन परऑक्साइड। ठीक है, हाइड्रोजन परऑक्साइड। ठीक है, उसके बाद हम लोग आगे देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 में कहता है कि जल में हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन की द्रव्यमान का सदैव अनुपात, द्रव्यमान का अनुपात सदैव 1:8 है। यह किस नियम को दर्शाता है? कहता है जल में, यानी H2O है, मास का रेशियो करना है, मास का। हाइड्रोजन का कितना, एक हाइड्रोजन का मास 1 यूनिट, यानी कितना हो जाएगा 2 × 1 यानी 2, और ऑक्सीजन का कितना होता है 16, है ना। 2/16 को अगर हम डिवाइड करते हैं, काटेंगे भी तो क्या होगा 1:8 होता है ना। तो हम लोग इसको क्या कहते हैं, ऑप्शन दिया हुआ है। देखिए द्रव्यमान संरक्षण का नियम या स्थिर अनुपात का नियम, डाल्टन का परमाणु सिद्धांत, निश्चित अनुपात का नियम, इसको कहते हैं स्थिर अनुपात का नियम। ठीक है ना। देखिए अगर यहाँ पर बात करें कि H2O का 2 मोलिक्यूल भी आ जाए तब भी क्या होगा, जो अनुपात है वो 1:8 ही होगा। जैसे हाइड्रोजन टोटल कितना है 4 हो जाएगा, इस पर 2 दूने 4, तो एक का मास कितना 1, तो टोटल यहाँ 4 हो जाएगा। और ऑक्सीजन भी कितना 2, तो एक ऑक्सीजन का 16, तो 2 ऑक्सीजन का 16 दूने 32। ठीक है, यानी 4/32 करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 × 8 = 32। ये बात समझ में आ गया होगा। चलिए तो इस तरह से इसका आंसर होगा स्थिर अनुपात का नियम। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, परमाणु त्रिज्या को किस मात्रक में नापते हैं? परमाणु त्रिज्या, तो इसका आंसर होगा नैनोमीटर। क्लियर है, परमाणु त्रिज्या एटॉमिक रेडियस को मेजर करते हैं नैनोमीटर में। अगला है परमाणु द्रव्यमान को किस इकाई में नापते हैं? तो परमाणु द्रव्यमान को मेजर करते हैं एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा एटॉमिक मास यूनिट। देखिए एटॉमिक मास यूनिट, परमाणु
द्रव्यमान का इकाई है ये, ठीक है ना, एटॉमिक मास यूनिट। अगर इसके बारे में जानना है तो एक एटॉमिक मास यूनिट हमेशा याद रखना है कि C12 मतलब कार्बन 12 का जो मास है उसका 1/12 के इक्वल होता है। ये बात समझ में आ रहा है? कार्बन 12 के 12वें हिस्से के बराबर जो आता है उसी को एक एटॉमिक मास यूनिट कहते हैं। ठीक है, क्लियर है? चलिए उसके बाद अगला है क्वेश्चन नंबर 23। किसी पदार्थ का सूक्ष्मतम कण जो स्वतंत्र रूप में रह सकता है क्या कहलाता है? परमाणु, अणु, परमाणु द्रव्यमान इकाई या आयन? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। ऑप्शन बी अणु। वैसा पदार्थ का कण जो सूक्ष्म स्वतंत्र रूप में रह सकता है उसको क्या कहते हैं? अणु कहते हैं। ठीक है, चलिए उसके बाद हम लोग देखते हैं जल की परमाणुकता कितनी है। क्वेश्चन नंबर 24 जल की परमाणुकता, ये H2O है। परमाणुकता का मतलब है कि इसमें कितना एटम है। तो ऑप्शन सुन लीजिए, इसका ऑप्शन में दिया हुआ है जल की 1 भी दिया है, फिर 2 दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है, फिर क्या दिया 4। तो कितना इसमें एटम है? हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन 1 है, तो 2 और 1 कितना हो गया? 3। बहुत ही सिंपल है। ठीक है, ठीक उसी तरह से अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसी यौगिक की परमाणुकता 5 है। किस यौगिक की परमाणुकता 5 है? ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 नहीं 25 में कहता है किस यौगिक की परमाणुकता 5 है, मतलब किसमें 5 एटम है, 5 एटम है। देखिए ऑप्शन दिया अमोनिया, क्या दिया है? अमोनिया लिखा, तो पहले आपको अमोनिया का फॉर्मूला पता होना चाहिए। ऑप्शन बी कार्बन डाइऑक्साइड है, फिर क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट है, फिर क्या है? वाटर है। ठीक है, बताना है कि इसमें जो है टोटल 5 एटम होगा। ठीक है, चलिए थोड़ा सा इसको अरेंज कर लेते हैं, उसके बाद बताते हैं। देखिए इसको नोट कर लीजिए, जो भी इंपॉर्टेंट लगता है उसको नोट कर लीजिए। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 25 में कि इसमें 5 एटम है। ऑप्शन ए अमोनिया। क्वेश्चन नंबर 25 अमोनिया को क्या कहते हैं? NH3। उसके बाद फिर क्या है? उसके बाद है कार्बन डाइऑक्साइड, उसके बाद फिर क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। ठीक है, CaCO3। उसके बाद फिर क्या दिया है? जल यानी कि H2O। इसमें 5 एटम है। हाइड्रोजन 3, नाइट्रोजन 1, इसमें 4 है। ऑक्सीजन 2, इस 3 है। अब देखिए ऑक्सीजन 3 प्लस कार्बन 1 प्लस कैल्शियम 1 टोटल कितना हो गया? 5 हो गया। इसमें कितना है? 2 और 1 3 है, यानी इसका आंसर क्या होगा? कैल्शियम कार्बोनेट। क्लियर है, समझ में आ गया? उसके बाद 26 में क्या कहता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र क्या होगा? देखिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, क्वेश्चन नंबर 26 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड देखिए इसका आंसर इसका क्या होगा? CaOH का होल ट्वाइस। तो इसका आंसर में है ऑप्शन बी होगा इसका आंसर, CaOH का होल ट्वाइस। ठीक है ना, ये हो गया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसी को बोलते हैं बुझा हुआ चूना, इसको कहते हैं स्लैग्ड लाइम। क्या कहते हैं? स्लैग्ड लाइम। ऑप्शन ए में इसका दिया हुआ है CaO, इसको बोलते हैं कैल्शियम ऑक्साइड। जो सूखा हुआ जो चूना रहता है इसको बोलते हैं कली चूना। ठीक है, चलिए उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 27 में कहता है नाइट्रिक अम्ल का आणविक द्रव्यमान ज्ञात करना है। नाइट्रिक अम्ल किसको कहते हैं भाई? HNO3 को कहते हैं। फार्मूला आपको याद होना चाहिए। ठीक है, फार्मूला अगर याद नहीं होगा तब आप उसका मॉलिक्यूलर मास नहीं निकाल पाएंगे। ठीक है ना, तो इसका मास निकालना है। तो देखिए एक हाइड्रोजन का 1, नाइट्रोजन का कितना होता है? 14, ऑक्सीजन का कितना होता है? 16। यहाँ पर ऑक्सीजन का कितना एटम है? 3 एटम है, तो 16 कितना हो जाएगा? 48, 48। तो जोड़िए इसको, कितना होगा? 8 4 12, 13 के 3, हाथ मेरा 1, 4 1 5 अरे 6। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए है ना। तो इसका आणविक द्रव्यमान कितना हो जाएगा? 63 दिया हुआ है, 63 यूनिट। क्लियर है? अगला क्वेश्चन नंबर 28 बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। कोशिका की खोज किसने की? तो रॉबर्ट हुक ने की। कब की? 1665 में की। ठीक है, उसके निम्नलिखित में कौन जीव एक कोशिकीय है? कौन इसमें से एक कोशिकीय? यूनिसेल्युलर बताना। पैरामीशियम, कवक, आम, अंडाणु। तो क्या हो सकता है यहाँ पर? पैरामीशियम। ठीक है, अगला पादप कोशिका की सबसे बाहरी परत क्या है?
प्लाज्मा झिल्ली, कोशिका भित्ति, केंद्रक, कोशिका द्रव्य, पादप कोशिका यानी प्लांट सेल, उसका जो बाहरी परत है क्या कहलाता है? कोशिका भित्ति। यानी कि जो प्लांट सेल है जिसको प्रोकैरियोटिक सेल कहते हैं, एनिमल सेल को यूकैरियोटिक सेल कहते हैं। तो यहाँ बात कर रहे हैं प्लांट सेल का। प्लांट सेल का बाहर वाला जो मेम्ब्रेन है उसको हम लोग क्या कहते हैं? सेल वॉल। सेल वॉल क्या चीज का बना होता है? सेल्यूलोज का बना होता है। उसके नीचे और एक लेयर सेल मेम्ब्रेन, वो क्या चीज का बना होता है? लिपिड और प्रोटीन का बना हुआ होता है। और ये जो है सेल मेम्ब्रेन एनिमल सेल में भी होता है। फर्क कितना है? प्लांट सेल में एक और मेम्ब्रेन आ गया जिसको हम लोग बोलते हैं प्लांट सेल। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है कोशिका झिल्ली का। कोशिका क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 31 कहता है कोशिका भित्ति बनी होती है। सेल वॉल क्या चीज का? अभी सेम बताया क्वेश्चन। प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, सेल्यूलोज, लिपिड। तो क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा सेल्यूलोज। क्लियर है? कोशिका भित्ति सेल वॉल क्या चीज का बना होता है? सेल्यूलोज। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 32, कोशिका झिल्ली का कोशिका के बाहर से अपने भोजन तथा अन्य पदार्थ के ग्रहण करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ध्यान सुनिए, कोशिका झिल्ली का कोशिका के बाहर से अंदर कोई भी सेल हो तो भोजन अंदर और बाहर का आना, वो कौन सा, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? तो देखिए इसको क्या कहते हैं? ग्रहण करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ऑप्शन बी इंडोसाइटोसिस। क्या कहते हैं? इंडोसाइटोसिस। अगला क्वेश्चन है इस तरह, इसका ऑप्शन नंबर बी इंडोसाइटोसिस होगा। अगला, कोशिका में आनुवंशिक गुणों की सूचना कहाँ होती है? तो इसका आंसर क्या कहाँ होती है? कोशिका में। जैसे कोशिका है, ठीक है ना, तो इसमें जो आनुवंशिक गुण है, मतलब कि जो हेरिडिटी, मतलब कि जो ट्रेड्स को, जो लक्षण को कैरी करता है, तो वो इसमें कहाँ पर होता है वो चीज? तो वो होता है, वो कौन कैरी करता है? कौन कैरी करता है? जिसको हम लोग हेरिडिटी कहते हैं। तो हेरिडिटी के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? तो याद रखना है क्रोमोसोम। और क्रोमोसोम कहाँ पर होता है? न्यूक्लियस में होता है। क्रोमोसोम क्या चीज का बना होता है? डीएनए और प्रोटीन से मिलकर के क्रोमोसोम बना हुआ होता है। तो क्वेश्चन कहता है कि कोशिका में आनुवंशिक गुणों की सूचना कहाँ होती है? माइटोकॉन्ड्रिया, कोशिका त्रय, राइबोसोम, गुणसूत्र। तो ऑप्शन डी गुणसूत्र, जिसको कहते हैं क्रोमोसोम। क्वेश्चन नंबर 34, लाइसोसोम कौन बनाता है? ध्यान दीजिए, कोई सेल है, उसमें एक सेल ऑर्गेनल है, ठीक है ना, तो इसको हम लोग कहेंगे लाइसोसोम। इसको कौन बनाता है? जिसका बगल में क्या है भाई? इसका क्या कहेंगे? गोल्जी अपरेटस। क्या? गोल्जी अपरेटस। गोल्जी अपरेटस ही क्या करता है? लाइसोसोम का निर्माण करता है। ठीक है, तो लाइसोसोम का पिता कौन हो गया? क्या हो गया? तो गोल्जी अपरेटस हो गया। ठीक है, अच्छा, ये क्लियर हो गया। तो इसका आंसर क्या होगा? देखिए, लाइसोसोम कौन बनाता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, गोल्जी उपकरण। क्वेश्चन नंबर 35, किसी विशेष कार्य को करने के लिए कोशिका एक विशेष समूह बनाती है। समूह को क्या कहते हैं? अंग, अंग तंत्र। उसके बाद उत्तक, वेष्टि। फिर से सुनिए क्वेश्चन नंबर 35, किसी विशेष कार्य को करने के लिए कोशिका एक विशेष समूह बनाती है। सेल, तो ग्रुप ऑफ सेल इज कॉल्ड क्या? जो एक ही तरह का फंक्शन करता हो उसको हम लोग टिश्यू कहते हैं। क्या कहते हैं? उत्तक। ऑप्शन सी। ठीक है ना, बात समझ में आ रहा? मेरा बात ध्यान से समझिए। ग्रुप ऑफ सेल इज कॉल्ड टिश्यू। ग्रुप ऑफ सेल इज कॉल्ड टिश्यू। जैसे हमारा आंख है, पूरा आंख अपने आप में एक ऑर्गन है, लेकिन अगर हम इसका हर एक पार्ट का बात करें, जैसे सिलियरी मसल, जैसे कि आइरिस, जैसे कि कॉर्निया, जैसे कि आई लेंस, तो ये सारा अलग अलग पार्ट है और अलग अलग पार्ट में ग्रुप ऑफ सेल है। इसलिए अगर उसको हम क्या कहेंगे? टिश्यू कहेंगे। यानी कि हमारा जो आई लेंस है वो टिश्यू है, आइरिस टिश्यू है, ठीक है, आइरिस क्या है? टिश्यू है, कॉर्निया टिश्यू है। बात समझ रहे? सिलेरी मसल टिश्यू है। ठीक है, चलिए उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 36, तना के शीर्षस्थ भाग में कौन उत्तक पाया जाता है? तना का शीर्षस्थ भाग में कोई भी स्टेम है ना, उसका ऊपर में शीर्षस्थ भाग, मतलब कि ग्रोथ ऊपर से ही करता है, ऊपर भाग ग्रोथ करता है, तो वहां पर कौन सा टिश्यू होता है? कौन सा टिश्यू? विभोजी उत्तक, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा। फिर क्या लिखा हुआ है? विभोजी उत्तक। देखिए 2 बार दे दिया है, ऑप्शन ए में भी विभोजी उत्तक, फिर डी में भी, तो ऑप्शन ए होगा विभोजी उत्तक। ए टिक लगाइए, डी टिक लगाइए, क्या कहेंगे? विभोजी उत्तक। ठीक है, 37 में क्या है? पौधों में पत्तियों द्वारा बने हुए भोजन का संवहन पौधे के सभी भागों में कौन उत्तक करता है? फिर से ध्यान समझिए, पौधों में पत्तियों, देखिए प्लांट में भोजन कहाँ बनता है?
पत्ता में बनता है, ठीक है। कहाँ बनता है? पत्ता में बनता है। तो वो भोजन को पेड़ के हर एक जगह पर कौन सा टिश्यू लेके जाता है? तो उसको लेके जाता है फ्लोएम। क्या लेके जाता है? फ्लोएम। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। ऑप्शन ए है जाइलम, ऑप्शन बी है फ्लोएम। देखिए कैसे याद करेंगे, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है ऐसे फ्लोएम, है ना। तो फ से फ्लोएम, फ से क्या हो जाएगा? फूड। यहाँ पर हम इंग्लिश में लिख लेते हैं याद करने के लिए, फ से फ्लोएम। ये क्या है? फ्लोएम टिश्यू है। फिर उसी तरह से एक होता है जाइलम। क्या होता है? जाइलम टिश्यू। तो ज से जाइलम, ज से जल। अभी हमने हिंदी में कहा याद करने के लिए तो वाटर। अगर बोलेगा प्लांट में वाटर को कौन कैरी करता है? जाइलम टिश्यू। फूड को कौन कैरी करता है? फ्लोएम टिश्यू। बात समझ में आ गया? चलिए उसके बाद है अगला, देखिए 37 का आंसर क्या होगा? फिर से सुन लीजिए। 37 पौधे में पत्तियों द्वारा बने हुए भोजन का संवहन यानी फूड को कौन कैरी करता है? फ्लोएम टिश्यू, ऑप्शन बी। 38 अस्थि एवं मांसपेशी को जोड़ने वाली रचना है। अस्थि, बोन और मसल को कौन जोड़ता है? कौन जोड़ता है? अस्थि और मसल को। फिर से सुनिए, अस्थि है और मांसपेशी है, मतलब बोन है और मसल है। इसको जोड़ता है कौन? इसको जोड़ता है टेंडेन। याद रखना है क्या होगा? टेंडेन। बोन और मसल, यही बोन टू बोन रहता है। बोन्स और बोन को कौन जोड़ता है? तो कौन जोड़ता है? लिगामेंट, ठीक है। नारियल के रेशे में कौन उत्तक पाया जाता है? तो नारियल के रेशे में पाया जाता है, याद रखना है, स्क्लेरेंकाइमा, ऑप्शन सी, ठीक है। उसके बाद अस्थि एक उत्तक है। अगला लास्ट क्वेश्चन है ये, बोन कैसा टिश्यू है? तो बोन जो है इसका ऑप्शन आंसर होगा ऑप्शन है संयोजी। बोन क्या है? कनेक्टिव टिश्यू है। ब्लड क्या है? कनेक्टिव टिश्यू है। बात समझ में आ रहा है? तो चलिए अभी हमने क्या देखा है, अभी हमने टोटल सेट 1 का 40 क्वेश्चन को क्लियर किया है, ठीक है ना। चलिए वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, सेट 2 को भी हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो चलिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।